Good afternoon, student. Today we will study theme 11, Path to Modernization of World History Class 11, चाइना। इसके पहले हम जापान पढ़े थे, आज चाइना पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, देखो जो चाइना है, चाइना के अंदर 16 सेंचुरी से 17 सेंचुरी, 18 सेंचुरी, 19 सेंचुरी कौन रूल कर रहा है? किंग डायनेस्टी। कौन रूल कर रहा है? किंग डायनेस्टी। ठीक है, ये जो किंग डायनेस्टी है, किंग डायनेस्टी रूल कर रहा है। अब ये डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा 19 सेंचुरी में। ठीक है, कैसे? तो फर्स्ट ओपियम वॉर हुआ 1839-42 में, उसका बॉक्सर रिबेलियन हुआ 1898 से 1900 के बीच में, और फिर सिनो जापानीज वॉर हुआ, जापान ने चाइना के ऊपर अटैक कर दिया 1894 में, जिसके कारण किंग डायनेस्टी बहुत वीक हो गया। उसके बाद फिर जापान, पिछले वीडियो में हम पढ़े थे जापान कितना मॉडर्नाइज हो रहा है इस टाइम 1868 के बाद। तो राइजिंग जापान, तो जिसके कारण किंग डायनेस्टी क्या हुआ? डिक्लाइन हो गया। और ये जो सेंचुरी है 19 सेंचुरी, इसको ही हम लोग बोलते हैं चाइना में सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। मतलब ये जो 100 साल के एरा में चाइना को कोई भी आ रहा है उसको हरा दे रहा है। चाइना के ऊपर कोई भी अटैक करता है चाइना को हरा देता है, ये 100 साल के एरा में, इसलिए सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन ही बोलते हैं इसको। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे, पूरा टाइमलाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसको ही याद रखना है, एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं लिख पाओगे। ठीक है, और जो मैं कहानी बता रहा हूँ वो सुनना है और उसको एग्जाम में जाके लिख देना है बस। देखो 1911 में क्या हुआ? किंग डायनेस्टी डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन हो गया। ठीक है, अब जैसे किंग डायनेस्टी, बॉक्सर रिबेलियन हुआ, सिनो जापानीज वॉर हुआ, तो सिनो जापानीज वॉर हुआ, जापान चाइना को हरा दिया, तो वहां के जो लोग थे, लिंग कियांग, सन यात सेन, बहुत सारे लोग सब रिबेलियन करने लगे और बोले कि किंग डायनेस्टी को हटा दो और हमको कोई डायनेस्टी नहीं चाहिए और हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे वहां पे चाइना में। ठीक है, तो अब चाइना में क्या हुआ? 1911 में 1911 में इन लोग ने एक रिवोल्यूशन किया। किसने? सन यात सेन। ठीक है, तो जो मंचू, किंग डायनेस्टी को मंचू एम्पायर बोलते हैं, तो जो मंचू एम्पायर था किंग डायनेस्टी, उसको ओवरथ्रोन कर दिया गया और रिपब्लिक एस्टेब्लिश किया गया चाइना में। कब? 1911 में। और ये डेट याद रखना है, जितना भी मैं डेट इसमें दिया हूं सारा डेट याद रखना है। 1911 में चाइना में एस्टेब्लिश कर दिया गया रिपब्लिक। और कौन एस्टेब्लिश किया? सन यात सेन। एकदम रट लो, ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना है और इसको नाम एकदम याद रहना है, सन यात सेन। ठीक है, सन यात सेन यही है जो आगे आते जाके केएमटी पार्टी बनाता है, क्योमिंटांग पार्टी बनाता है। ठीक है, सो ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना, ये रिपब्लिक एस्टेब्लिश कर गया कब? 1911 में चाइना में। ठीक है, और किंग डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया 1911 में। अब 1911 के बाद और क्या क्या होगा तो देखते हैं। उसके पहले सन यात सेन का 3 प्रिंसिपल था। पहला प्रिंसिपल, मेरे को नेशनलिज्म लाना है चाइना में। ठीक है, ओवरथ्रो द मंचून एम्पायर को हटा के चाइना में मेरे को रिपब्लिक लाना है, मेरे को नेशनलिज्म लाना है। फिर दूसरा, डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिश करना है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना है चाइना में। तीसरा, सोशलिज्म लाना है, सोशलिज्म मतलब कैपिटल को रेगुलेट करना है और लैंड होल्डिंग को इक्वलाइज करना है पीजेंट वर्कर के अमोंग। ठीक है, तो ये 3 प्रिंसिपल था सन यात सेन का, क्या? नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म। फिर सन यात सेन केएमटी पार्टी फॉर्म किए। ठीक है, केएमटी पार्टी, और केएमटी का फुल फॉर्म क्या है? क्योमिंतांग। क्योमिंतांग पार्टी कौन फॉर्म किया? सन यात सेन। और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रटना है। सन यात सेन जो है केएमटी का पार्टी का फॉर्मेशन किया, क्योमिंतांग। ये पार्टी को और क्या बोलते हैं? ग्योमिंगडांग। ग्योमिंगडांग दिया है क्लास 11 के वर्ल्ड हिस्ट्री के टेक्स्ट में, क्योमिंगतांग नहीं दिया है, लेकिन ये दोनों ही सेम ही नाम है। क्योमिंगतांग पार्टी का फॉर्मेशन हुआ केएमटी पार्टी या ग्योमिंगतांग पार्टी। ठीक है, इसमें ये 4 गोल आइडेंटिफाई किया सन यात सेन। क्या? पहले तो लोगों को क्या चाहिए? क्लोथ, कपड़ा चाहिए। दूसरा, फूड चाहिए, खाना चाहिए। तीसरा, हाउसिंग चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, जगह।
फिर ट्रांसपोर्टेशन, ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब देखो सन यत्सेन ने तो मिंग डायनेस्टी को हटा दिया और गवर्नमेंट फॉर्म किया। तो सन यत्सेन कहां गवर्नमेंट फॉर्म करेगा? तो साउथ चाइना में नैनकिंग में गवर्नमेंट फॉर्म करेगा और नैनकिंग अपना कैपिटल बना देगा। ठीक है, देखो इधर मैप देखो, मैप में देखो नैनकिंग कहाँ है, नैनकिंग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपना गवर्नमेंट बनाएगा कौन? सन यत्सेन, और ये कैपिटल हो जाएगा, ये कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, ये कैपिटल हो जाएगा किसका? सन यत्सेन का, नैनकिंग में। अब देखो सन यत्सेन तो नैनकिंग में अपना कैपिटल बना है, लेकिन बीजिंग में जो है, बीजिंग में नॉर्थ में, वहां पे भी एक आदमी है जिसका नाम है योंग शिकाय। योंग शिकाय कौन? योंग शिकाय, योंग शिकाय, योन शिकाय। ये आर्मी जनरल था, आर्मी को कंट्रोल करता था, आर्मी जनरल था। ये अपना नॉर्थ बीजिंग में रूल बना के रखेगा, यहाँ पे बीजिंग में अपना रूल रखेगा। अब देखो क्या हुआ कि जब ओवरथ्रो कर दिया ना 1911 में सन यत्सेन ने केएमटी पार्टी बना के, तो सन यत्सेन तो नैनकिंग से रूल कर रहा था चाइना पे, लेकिन उसके पास आर्मी का कंट्रोल नहीं था। आर्मी का कंट्रोल किसके पास था? युआन शिकाई के पास था। तो युआन शिकाई के पास था आर्मी का कंट्रोल। तो अब आर्मी कंट्रोल से तो सन यत्सेन तो चाइना को, बिना आर्मी के चाइना को तो लिबरेट नहीं करा सकता। तो सन यत्सेन ने क्या बोला कि देखो तुम्हारे पास युआन शिकाय, तुम्हारे पास आर्मी है, तो मैं तुमको चाइना का पूरा कंट्रोल तुमको दे देता हूं। तो सन यत्सेन ने युआन शिकाय को पूरा कंट्रोल दे दिया चाइना का युआन शिकाय के पास। ठीक है, और फिर युआन शिकाय लेटर डिक्टेटर बन जाता है, उसके बाद फिर उसकी मौत हो जाती है 1916 में। ठीक है, ये कहानी है। और ये याद रखना है सन यत्सेन कहां से रूल कर रहा है? नैनकिंग से, साउथ चाइना से, जो कि ग्राफ में है। और युआन शिकाय कहां से रूल कर रहा है? बीजिंग से, जो नॉर्थ चाइना में है। ठीक है, और फिर सन यत्सेन अपना प्रेसिडेंसी छोड़ देता है केएमटी का, और उसको बोलता है, मतलब सन यत्सेन अपना जो भी पावर है वो सब कुछ युआन शिकाय को दे देता है। फिर युआन शिकाय लेटर डिक्टेटर बन जाता है, और फिर डिक्टेटर के बाद वो फिर मर जाता है। ठीक है, उसका चाइना में एक इंपॉर्टेंट है, मे 4th रिवोल्यूशन होता है, मे 4th मूवमेंट। तो ये 4 मई को हुआ था, 4 मई को, इसलिए है मई का महीना, और 4 तारीख को हुआ था, इसलिए मे 4th मूवमेंट होता है 1919 से 1921 के बीच में। तो ये क्यों होता है? इसमें जापान ने ऑक्युपाई कर लिया था चाइना का सांगतुंग प्रोविंसेस। जापान ने ऑक्युपाई किया था चाइना का सांगतुंग प्रोविंसेस एंड कियाचाओ बे। ठीक है, एंड पुट 21 डिमांड फॉर चाइना एंड कंट्रोल द मंचूरिया, और मंचूरिया को भी कंट्रोल कर रहा था। इसके कारण मे 4th रेवोल्यूशन हो गया था, कहां पे? चाइना में। ठीक है, ताकि ये लोग बोल रहे थे कि जापान को हराना है, जापान को बॉयकॉट करना है, ये सब चीजें। अब देखो यही मे 4th रेवोल्यूशन के कारण चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन होता है 1921 में। ठीक है, तो सीपीसी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन होगा 1921 में। अब देखो 1921 में इसका फॉर्मेशन हुआ। इसके पहले एक चीज और, जैसे ही 1916 से 1928 के बीच में चाइना में वॉरलोड एरा चल रहा था। मतलब वॉरलोड चाइना को अपने अपने डिवाइड कर लिए चाइना को, और रूल कर रहे थे उसमें। ठीक है, 1916 से 1928 सब याद रखना ये सब चीजें। अब देखो, अब जैसे वॉरलोड एरा चल रहा है चाइना में, 19 देखो वॉरलोड एरा चल रहा है, वॉरलोड एरा चल रहा है कब? 1960 से 1928 के बीच में। इसके बीच में जब वॉरलोड एरा चल रहा है, तो इसको वॉरलोड को तो हराना है, केएमटी पार्टी को। तो केएमटी पार्टी अकेले तो हरा नहीं सकती है, तो इसलिए केएमटी पार्टी अलायंस की किसके साथ? कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। ठीक है, केएमटी प्लस कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ने अलायंस किया और फॉर्म क्या किया? फर्स्ट यूनाइटेड फ्रंट। ठीक है, 1922 से 27 के बीच में, और वॉरलोड एरा को हरा दिया। ठीक है, उसके बाद सन यत्सेन की मौत हो जाती है 1927 में। 1925 में सन यत्सेन मर जाते हैं, और नेक्स्ट लीडर जो केएमटी के बन जाते हैं सन यत्सेन के बाद, वो है चियांग काई शेक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम सारे याद रखना है। केएमटी के सेकंड लीडर कौन बने? चियांग काई शेक। और ये कम्युनिस्ट को बिल्कुल भी
मतलब कम्युनिस्ट से नफरत करते थे, इनको कम्युनिस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सन यात सेन को कम्युनिस्ट पसंद था, इसलिए उन्होंने केएमटी, सन यात सेन ने सीपीसी पार्टी के साथ अपना फर्स्ट यूनाइटेड प्रोविंसेस, फर्स्ट यूनाइटेड फ्रंट बनाया था, ठीक है, क्योंकि उनको एक चाइना को यूनाइटेड करना था इसलिए। लेकिन चियांग काई तो कम्युनिस्ट को बिल्कुल प्रीफेयर ही नहीं करते थे। अब देखो क्या होगा, चियांग काइशेक जो है, चियांग काइशेक वो क्या करेंगे, नदर्न एक्सपीडिशन करेंगे, मतलब नैनकिन था तो नैनकिन से वो ऊपर जाएंगे नॉर्थ में, और नॉर्थ पूरा चाइना को पूरा एक्सपीडिशन कर देंगे, पूरा चाइना को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, ठीक है, 1926 से 28 के बीच में। ये कम्युनिस्ट को बिल्कुल लाइक नहीं करते थे। अब चाइना के बीच में केएमटी और सीपीसी के बीच में, अब ये चियांग काइशेक जो है लाइक तो करते नहीं थे कम्युनिस्ट को, तो इन्होंने, चियांग काइशेक ने क्या किया, कम्युनिस्ट जितने भी केएमटी के अंदर कम्युनिस्ट मेंबर थे ना, सबको पर्च कर दिया। पर्च मतलब सबको मार डाला, ठीक है, मास डिस्ट्रॉय किया, सबको पर्च करके मार के हटा दिया पार्टी में से, एक सब कम्युनिस्ट को ही हटा दिया। तो कम्युनिस्ट और केएमटी पार्टी, केएमटी पार्टी मतलब क्योंगमिंटांग पार्टी, इन दोनों के बीच में क्या होगा, सिविल वॉर छिड़ जाएगा, ठीक है। और ये दो फेज में हुआ, पहला 1927 से 1936, उसके बाद फिर 1945 से 1949, और 1949 में चाइना रिपब्लिक बन गया। अब ये 1937 से 1945 के बीच में क्या हुआ, तो वो मैं उसमें 1937 से 1945 के बीच में जापान अटैक कर दिया था चाइना के ऊपर, तो इसलिए फिर से केएमटी पार्टी और सीपीसी पार्टी एक मिल गए और मिल के अगेंस्ट लड़े जापान के अगेंस्ट, ठीक है। तो देखो फेज वन में क्या हुआ, 1927 से 37 के बीच में, इन 1934 ये इसमें ये जो फेज वन है उसमें क्या हुआ, अभी तक मैं क्या बताया, चियांग काइशेक कम्युनिस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसलिए फर्स्ट फेज में 1927 से 36 के बीच में 1934 में ये जो केएमटी पार्टी वाला चियांग काइशेक था, उसने क्या किया, कम्युनिस्ट को चारों तरफ से घेर लिया। कहां पे, कियांगशी में, ये जो कियांगशी दिख रहा है, कियांगशी में चारों तरफ से घेर लिया, किसको, कम्युनिस्ट को, कौन, चियांग काइशेक, और घेर के सबको मारने लगा। तो इसमें से ही जो सीपीसी के जो एक मेंबर थे माओ जेडोंग, उन्होंने कियांगशी से 6000 माइल चल के कहां पहुंचे, जानजी में, सांजी में, या इसको यानान भी बोलते हैं, सांजी में पहुंचे और वहां पे अपना हेडक्वार्टर बनाया कम्युनिस्ट का, ठीक है। और इसको ही बोला जाता है द लॉन्ग मार्च, जो बहुत फेमस है चाइना में, द लॉन्ग मार्च, ठीक है। सो केएमटी ने सर घेर लिया सारे कम्युनिस्ट को और मारने के लिए, तो वहां से ही इन लोग ने नॉर्थ से एक्सकेप करके द लॉन्ग मार्च, इसको ही बोलते हैं, 6000 माइल चले, पैदल चले पहाड़ों के बीच में से, और कियांगशी से कहा, सांजी में चले थे, और सांजी में बना के, सांजी को यानान भी बोलते, ठीक है, यानान, ठीक है, यानान इसको ही बोलते हैं। और ये कम्युनिस्ट अपना हेडक्वार्टर बना दिए यानान या सांजी में, ठीक। उसके बाद फिर ये 1934 में हुआ। देखो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइमलाइन याद रखना है, तभी चाइना का रिवॉल्यूशन लिख पाओगे एग्जाम में। उसके बाद फिर क्या है, सेकेंड सीनो जापानीज वॉर हुआ 1937, ठीक है। तो अभी मैं बताया ये 1937 से 45 के बीच में फिर से केएमटी और सीपीसी मिल जाएंगे, क्यों, अब जो सेकेंड सीनो जापानीज वॉर होगा ना, तो सेकेंड सीनो जापानीज वॉर हुआ, फिर जापान वापस अटैक कर दिया चाइना को, पूरा चाइना को कैप्चर करने के लिए, तो वापस से केएमटी और सीपीसी हाथ मिला लेंगे और अगेंस्ट द चाइना लड़ेंगे। और इसी बीच में केएमटी क्या होता है, बहुत वीक हो जाता है यही वॉर के बाद, और केएमटी और प्लस सीपीसी, हाँ, इस बीच में केएमसी और प्लस चाइना कम्युनिस्ट पार्टी सेकेंड यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे 1937 से 45 के बीच में। और फर्स्ट यूनाइटेड फ्रंट बताया ना मैं, यहाँ बना 1922 से 1927 के बीच में, और सेकेंड यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे 1937 से 45 के बीच में, और ये जापान को पीछे ढकेल देंगे। उसका केएमसी बहुत वीक हो जाती है और रशिया भी इसका हेल्प करता है कम्युनिस्ट का, ठीक है। उसका फिर जापान तो डिफीट हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और 1 अक्टूबर हाँ, उसका फिर 1945 से 49 के बीच में वापस केएमटी और सीपीसी के बीच में सिविल वॉर छिड़ जाएगा। और फिर
चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है वो केएमटी पार्टी को डिफीट कर देगा, हरा देगा। और 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेडोंग क्या डिक्लेयर कर देंगे, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ताइवान को क्या बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं ताइवान को, ठीक है। अब क्या होगा, जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है वो चाइना को कैप्चर कर लिया, पूरा चाइना के ऊपर रूल कर रहा है और नाम दे दिया पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो केएमटी का क्या हुआ, तो जो केएमटी का चियांग काइशेक है, वो केएमटी का लीडर अभी भी है, तो वो क्या किया, वो भाग गया चाइना से। कहां भागेगा, वो ताइवान में भागेगा और ताइवान में भाग जाके ताइवान में अपना गवर्नमेंट बना देगा। और केएमटी मेड गवर्नमेंट इन ताइवान, और वहां पे ताइवान का नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, और मेन चाइना का नाम क्या है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। और फिर ताइवान सॉवरेनिटी रिस्टोर टू चाइना, फिर ताइवान चाइना को दे दिया जाता है, कैसे, कायरो डिक्लेरेशन से, या तो एंड 1943 में कायरो डिक्लेरेशन होता है और पोस्टडैम प्रोक्लेमेशन होता है, इसके ये दोनों के थ्रू चाइना का सॉवरेनिटी, ताइवान का सॉवरेनिटी चाइना को दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो चियांग काइशेक केएमटी में, जो केएमटी का लीडर है चियांग काइशेक, वो कहां चले गए, ताइवान, और वहां पे अपना रूल कर रहे हैं। अब देखो माओ जेडोंग, अब माओ जेडोंग 1949 के बाद दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, माओ जेडोंग ने दो चीज बहुत खराब चीज किया है, और वो दो चीज क्या है माओ जेडोंग, पहला द ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो 1958 में किया। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड में माओ जेडोंग क्या करना चाहते थे, टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, चाइना में इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि फ्लड आ गया और पूरा फेमाइन आ गया चाइना में, और 30 से 40 मिलियन लोग मर गए, ठीक है। दूसरा, कल्चरल रिवॉल्यूशन लाया चाइना में 1965 में। कल्चरल रिवॉल्यूशन में क्या है कि माओ जेडोंग बोलता था कि मेरे को चाइना में जितने भी कैपिटलिस्ट लोग हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, सबको खत्म कर देना है। और इसी बीच में चाइना में बहुत सारे लोग को मारा गया, उस टाइम भी 20-25 मिलियन को मार दिया गया, ठीक है। तो ये दो बहुत ही खराब समय था चाइना के लिए जो कि माओ जेडोंग ने किया, ठीक है। उसके बाद फिर डेंग जियाओपिंग आए और डेंग जियाओपिंग ने 4 चीज पे फोकस किया, क्या, साइंस पे फोकस किया, इंडस्ट्री पे फोकस किया, एग्रीकल्चर पे फोकस किया और डिफेंस पे फोकस किया, 4 पे फोकस किया। और डेंग जियाओपिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, उसने मिक्स इकोनॉमी लाए और उसमें कैपिटलिज्म को कम्युनिज्म को मिक्स कर दिया चाइना में। मतलब चाइना में कम्युनिज्म तो रहेगा, कैपिटलिज्म भी रहेगा, ठीक है। उसका फिर ये डेंग जियाओपिंग के टाइम ही तियानमेन स्क्वायर भी हुआ था, और तियानमेन स्क्वायर कौन करेगा, वो ये लोग करेंगे, जो मे 4th मूवमेंट के लोग हैं ना, वही तियानमेन स्क्वायर करते हैं बीजिंग में। और फिर पता ही यहाँ पे बहुत बड़ा मैसेकर हो जाता है। तो इस तरीके से पूरा चाइना का रेवोल्यूशन है, और इतना ही याद रखना है, एग्जाम में इतना लिख दोगे आराम से 90% मार्क्स मिल जाएगा, 95% मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा याद ही नहीं रहेगा। हुंगन माइंड है हमारा, दिमाग इससे ज्यादा काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारा टाइमलाइन से मैंने लिखा है पूरा, और इसको अच्छे से मैं समझा दिया हूं, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और अपना रिवाइज करना अच्छे से। ओके, थैंक यू।